डिस्क प्रोलैप्स ये जो बीमारी है जिसमें अपने दो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क रहती है और जो गद्दी रहती है, इन सिंपल वर्ड्स वो जो गद्दी है वो फटती है, और जब ये गद्दी फटती है तब डिस्क का कुछ हिस्सा बाहर आता है, राइट। और ये हम डिस्क प्रोलैप्स के नाम से जानते हैं या स्लिप डिस्क के नाम से जानते हैं। एवरीवन हैज हर्ड अबाउट इट, मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट डिस्क प्रोलैप्स। लेकिन डिस्क प्रोलैप्स के स्टेजेस होते हैं और ये स्टेजेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक स्टेज के सिम्टम्स या लक्षण अलग होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अपनी जो डिस्क रहती है वो दो हिस्से से बनी हुई होती है। बाहर का जो हिस्सा है उसे एन्युलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, जो एक टफ हिस्सा है, और बहुत सारे हम लैमेले बोलते हैं, और ये जो थर होते हैं बहुत सारे एक के ऊपर एक, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। जो अंदर का हिस्सा होता है वो सॉफ्ट है, उसे न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, और ये जेली जैसा सॉफ्ट होता है। तो शॉक एब्सॉर्बर का जो डिस्क का फंक्शन है उसके लिए ये जेली जैसा हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे हम चलते हैं या जंप करते हैं तो ये जेली दब जाती है। जब वो दब जाती है और बाजू में स्प्रेड होती है तो वो बाहर तो नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये जो एन्युलस फाइब्रोसिस है ये बना हुआ है। तो जब भी ये जेली जैसा हिस्सा धीरे धीरे एन्युलस फाइब्रोसिस को टेयर करता है या उसमें घुसने लगता है तो ये पहली स्टेज है, और उसे इंटरनल डिसरप्शन बोला जाता है या इंटरनल डिस्क प्रोलैप्स भी बोला जाता है, यानी अंदर के अंदर डिस्क का प्रोलैप्स होना, यानी डिस्क का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में प्रोलैप्स होना। अभी तक डिस्क के बाहर कुछ आया नहीं है, ये अंदर ही चल रहा है। तो इस समय में थोड़ा थोड़ा लो बैक पेन शुरू हो जाता है। उसके आगे का जो स्टेज है वो स्टेज में और थोड़ा एन्युलस फाइब्रोसिस का पार्ट टेयर हो जाता है या फट जाता है और न्यूक्लियस और बाहर आ जाता है, लेकिन डिस्क के अंदर ही है। उसको डिस्क प्रोट्रूजन बोलते हैं या डिस्क बल्ज बोलते हैं, यानी डिस्क के अंदर ही है लेकिन उसको वो बड़ा कर रहा है या स्वेल कर रहा है, तो डिस्क बड़ी हो रही है और बल्ज हो रही है। इस स्टेज में थोड़ी सी सायटिका महसूस की जा सकती है और बैक पेन बढ़ सकता है। तीसरे स्टेज में जो बाहर का हिस्सा है वो भी फटता है और जो बीच का न्यूक्लियस है वो पूरा बाहर आ जाता है, यानी न्यूक्लियस का जो हिस्सा एन्युलस के बीच में से टेयर कर रहा है वो पूरा बाहर आ जाता है, यानी डिस्क पूरी फट जाती है। तो ये जो स्टेज है उसे डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। और ये प्रोलैप्स जब होता है तो न्यूक्लियस का हिस्सा बाहर के नर्व रूट में घुस जाता है और सायटिका का दर्द शुरू होता है। तो ये हो गया प्रोलैप्स। प्रोलैप्स के बाद एक्सट्रूजन होता है। एक्सट्रूजन यानी जो हिस्सा बाहर आ गया है वो पूरा अपने पेरेंट डिस्क से अलग हो जाता है और पूरे नस के अंदर घुस जाता है, उसे एक्सट्रूजन बोलते हैं। और उसके बाद का जो स्टेज है उसे सीक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, यानी ये जो हिस्सा है जो बाहर आ गया है वो अपनी जगह छोड़ के ऊपर या नीचे चला जाता है, माइग्रेट होता है। तो ये सीक्वेस्टेड फ्रैगमेंट हम उसे बोलते हैं। तो डिस्क प्रोलैप्स या स्लिप डिस्क के ये स्टेजेस है, और जिस स्टेज में ये डिस्क प्रोलैप्स है उस पर ये डिपेंडेंट है कि आपके सिम्टम्स क्या हो गए। जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम डिस्क प्रोलैप्स की वजह से सायटिका हो जाए। डिस्क प्रोलैप्स की वजह से, जिसे हम इंटरनल डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं, लो बैक पेन और सीवियर लो बैक पेन भी हो सकता है, और बैक पेन और सायटिका का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या सिर्फ सायटिका भी हो सकती है विदाउट लो बैक पेन। अगर ये बढ़ता गया तो दर्द या पेन के साथ कमजोरी भी आती है। ये कमजोरी फुट में आती है। अपना जो एंकल है उस एंकल में हम अपना फुट ऊपर कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं। तो इसे हम डॉर्सीफ्लेक्शन बोलते हैं। उसे नीचे जब करते हैं तो उसे प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं। तो कभी कभी ये डॉर्सीफ्लेक्शन अगर वीक हो गया तो फुट ऐसे लगता है कि जैसे ड्रॉप हो गया हो, यानी ऊपर नहीं हम कर सकते, तो उसे फुट ड्रॉप बोला जाता है। फुट ड्रॉप का मतलब ऐसा है कि फुट में आई हुई कमजोरी। तो कभी कभी डिस्क की वजह से फुट में कमजोरी आ जाती है, और जब दर्द
बहुत बढ़ता है और कमजोरी की शुरुआत होती है, तो यूजुअली सर्जिकल ऑप्शन चूज करना बेहतर है या करना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये कमजोरी परमानेंट हो सकती है, फुट ड्रॉप परमानेंट हो सकता है। जो पहले स्टेजेस है, जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरनल डिस्क डिसरप्शन, वो स्टेज में अगर डिस्क प्रोलैप्स डायग्नोज हो गया तो फिजियोथेरेपी के साथ उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्टेज है आपका डिस्क प्रोलैप्स का, वो ट्रीटमेंट में भी बदलाव आता है। तो ऐसा नहीं है कि डिस्क प्रोलैप्स के लिए एक ही ट्रीटमेंट है। अलग अलग स्टेजेस के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट डिसाइड करना और देना जरूरी है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि डिस्क प्रोलैप्स के 5 स्टेजेस होते हैं। हर एक स्टेज का और हर एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स का ट्रीटमेंट अलग है। इसलिए आप देखेंगे कि डिस्क प्रोलैप्स के कई केसेस में हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, कई केसेस में हम माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। ऐसे कुछ केसेस है जिसमें हम सर्जरी ही नहीं करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज की सहायता से हम उसे रिकवर करने का प्रयत्न करते हैं। तो हर एक पेशेंट के लिए ये ट्रीटमेंट अलग होता है और उसे लॉजिक है। ऐसा नहीं कि हमारे मन में आ गया कि इसे ऑपरेशन करो और इसे एक्सरसाइज दे दो, ऐसा नहीं है। इसके लिए रूल्स है और वो रूल्स फॉलो किए तो ही ये ट्रीटमेंट ठीक तरह से हो सकती है। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियोस भी देख सकते हैं और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं।